दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल राहुल ट्यूटोरियल में। तो चलिए फिर हम साइंस की क्लास आज लेते हैं। साइंस की पिछले क्लास में हमने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में समझाया था। इसमें हमने आपको अच्छे से बताया था कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, और किसी भी दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए जो पोजीशन होती है अर्थात वस्तु को किस तरफ रखा जाता है, इसके बारे में भी अध्ययन किया था। प्रतिबिंब हमेशा किस तरफ बनता है, इसको भी हमने आपको बताया था। दर्पण जो होते हैं दर्पण के किस भाग को हमेशा कलई करते हैं, अर्थात दाहिने भाग को कलई करते हैं कि बाएं भाग को कलई करते हैं, इसके बारे में भी बताया था। इसके पश्चात हमने अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं और अपसारी दर्पण किसे कहते हैं, इसके बारे में भी पिछले वीडियो में अध्ययन किया था। कुछ टेक्निकल कारण की वजह से हमारा वीडियो कट गया था, इसलिए कुछ वीडियो में और कुछ और चीज़ पढ़ाए थे जिससे वो वीडियो में नहीं आ सका था। आज वहीं से अर्थात जहाँ से हमारा वीडियो कटा था वहीं से इस वीडियो में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको दर्पण में अर्थात अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। समतल दर्पण को मैंने अच्छे से आपको समझा ही दिया था। अब दर्पण में दोस्तों हमें उसकी फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या देखनी है तथा दर्पण से बनने वाले कितने प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं उसका अध्ययन करना है, ठीक है। तो चलिए आप पहले एक तरफ लिखेंगे क्या, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और इधर लिखेंगे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब मैंने आपको इसका इंग्लिश भी बताया था कि इसका इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, जबकि उत्तल दर्पण को इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। मैं इसको और पहले की बातों को नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर ज़्यादा वीडियो हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए यहीं से अध्ययन करते हैं। आपको यह बताया था कि जो अवतल दर्पण होती हैं यानी जितने भी अवतल दर्पण होते हैं वह अपने ऊपर पड़ने वाले समस्त प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं, एक तरफ एक जगह क्या करते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। अर्थात देखिए यह हमारा दर्पण हमने आपको बना दिया और हमने आपको बताया था कि हमेशा किसी भी दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए हमेशा वस्तु को दर्पण के किधर रखते हैं, बाएं रखते हैं। तो यह दर्पण हो गया। अच्छा आप बता सकते हैं यह कौन सा दर्पण है, तो बिल्कुल आप बता सकते हैं। अगर ऐसे ही दे दिया जाएगा, मान लीजिए ऐसे बना दिया गया, आपके पास आपके सामने ऐसे बना दिया गया और कोई भी पूछ लिया कि यह किस प्रकार का दर्पण है, तो आप तुरंत बताएंगे किस प्रकार का दर्पण है। तो आप देखेंगे, अब आप देख रहे हैं कि यह कलई नहीं किया गया। कलई अर्थात मतलब दर्पण तभी बनेगा जब तक उसके एक सतह पर क्या होगा, कलई होगा। आप देख रहे हैं इस पर कलई नहीं किया गया है, फिर भी आप तुरंत बता सकते हैं किस प्रकार का दर्पण है। कैसे बताएंगे, इसको हम बताते हैं। सबसे पहले देखिए इस तरीके से आकृति आपके सामने ड्रा कर दी गई है। तो आपको मैंने बताया था कभी भी किसी भी दर्पण से क्या बनाना हो, प्रतिबिंब यदि बनाना हो, कभी भी किसी भी दर्पण से यदि प्रतिबिंब बनाना हो तो हमेशा प्रतिबिंब बनाने के लिए उस दर्पण के बाईं तरफ ही किसको रखते हैं, हम वस्तु को रखते हैं। अर्थात बाईं तरफ ही पूछा जाएगा अगर कि दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को हमेशा किस तरफ रखा जाएगा, तो आप बताएंगे कोई भी दर्पण हो, चाहे वह समतल हो, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, हमेशा वस्तु को दर्पण से बाएं ही रखा जाएगा। आप जानते हैं यह दर्पण है और दर्पण का यह वाला भाग क्या कहलाएगा, बायां भाग कहलाएगा, जबकि यह भाग क्या कहलाएगा, दायां भाग कहलाएगा। यह मैंने बताया था कि वस्तु को कहाँ रखते हैं, हमेशा बाईं तरफ रखते हैं। जबकि हमने यह बताया था कि कलई हमेशा उसके दाहिने तरफ करते हैं। किधर करते हैं, दाहिने तरफ करते हैं। देखिए बाएं हमने वस्तु को रख दिया और कलई इसके कहाँ कर दिया, दाहिने कर दिया। अब परिभाषा आप बता सकते हैं। अब आपको मैंने बताया था कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, अर्थात ऐसा दर्पण जिसमें कलई उसके उभरे हुए सतह पर होती है। कलई सफेदी या पोता जो जाता है, चूने की जो पताई होती है उसके उभरे सतह पर होती है, जबकि प्रकाश का परावर्तन जो होता है उसके दबे हुए सतह से होता है। तो ऐसे दर्पण को क्या कहते हैं, हम अवतल दर्पण कहते हैं। अब आप बता सकते हैं। सेम इसी प्रकार अगर यहाँ ड्रा कर दिया जाए और पूछा जाए किस प्रकार का दर्पण है, तो हमेशा वस्तु को कहाँ रखेंगे, बाएं रखेंगे। इसका बायां क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। अर्थात इसकी इस वाली सतह पे अर्थात दबी हुई सतह पर क्या कर देते हैं, हम कलई कर देते हैं। अब
आप जानते हैं यदि दबी हुई सतह पर कलई कर दिया जाए तथा परावर्तन उसके उभरी हुई सतह से हो तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। अब दूसरी विशेषता हमने क्या बताई थी कि जो अवतल दर्पण होता है, जो अवतल दर्पण होता है, यह अपने ऊपर पड़ने वाली समस्त प्रकाश की किरणों को, एक किरण निकल रही दोस्तों यहाँ से जाएगी, दूसरी किरण निकली यहाँ से जाएगी, अर्थात इसके ऊपर जितनी भी प्रकाश की किरणें क्या होंगी, आपतित होंगी, वह समस्त प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर क्या कर देंगी, इकट्ठा कर देंगी। इकट्ठे करने का तात्पर्य मैंने बताया था, इकट्ठा करने का मतलब क्या होता है, अभिसारी। यह सारी किरणों को एक जगह पर अभिसारित कर दे रही हैं, इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। जबकि उत्तल दर्पण को हमने बताया था कि यह अपने ऊपर पड़ने वाली समस्त प्रकाश की किरणों को क्या कर देती हैं, बिखेर देती हैं, अर्थात दूर दूर तक क्या कर देती हैं, फैला देती हैं। इसलिए और जब दूर दूर तक फैलाती हैं तो इस घटना को कहा जाता है अपसरण होना। अपसरण का मतलब क्या होना, अपसारित होना। इसलिए उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण भी कहते हैं। यह पेपर में कई बार पूछा गया है कि अपसारी दर्पण और अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है। इसके पश्चात हमने आपको कुछ परिभाषाएं बताए थे कि दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है। ठीक है, चलिए एक बार उसको हम और अध्ययन कर लेते हैं। अध्ययन इसलिए करेंगे क्योंकि इसका आगे क्या है, थोड़ा सा महत्व है। देखिए हम बनाते हैं, यह दर्पण क्या किया, हम बना दिए। आप जानते हैं यह कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। हमने आपको बताया था दर्पण का जो मुख्य बिंदु होता है, दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, उसे दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ध्रुव का मतलब क्या, ध्रुव को इंग्लिश में कहते हैं पोल, और ध्रुव को हमेशा किससे प्रदर्शित किया जाता है, पी से प्रदर्शित किया जाता है। किसी भी दर्पण का जो कि एक गोलीय दर्पण का क्या होता है, गोलीय खोखले गोले का क्या होता है, भाग होता है, उसके मध्य बिंदु को उस दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। अब देखिए हमने आपको बताया था कि जो दर्पण होता है, यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण किसके भाग हैं, गोलीय दर्पण के दो भाग हैं। अर्थात गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण का तात्पर्य क्या था, अर्थात ऐसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का क्या हो, भाग हो। आप गोला पढ़े होंगे मैथ में, और आप जानते हैं कि कोई भी गोला होता है उसका एक मुख्य क्या होता है, बिंदु होता है, उसका एक सेंटर होता है, जिसे उसकी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर से सुनिए, कोई भी जो गोला होता है उसका एक केंद्र होता है, जहाँ से उस गोले के समस्त बिंदु पर दूरी क्या होती है, समान होती है, और उस गोले के केंद्र से लेकर के परिधि तक के बीच की जो दूरी होती है उसे उसका क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यह भी मैंने आपको समझाया था पिछले वीडियो में, फिर मैं आपको रिलेट कर रहा हूँ। इसे क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो आप जानते हैं इसी गोले को हमने क्या किया था, दो भागों में काटा है। यह देखिए, यह गोला था, हमने दो भागों में क्या किया, इसे काट दिया। अब अगर इस वाले पोर्शन को यहाँ पर रख दिया जाए तो देखिए यही शेप प्राप्त हो रहा है, और इस वाले आकृति को यहाँ रख दिया जाए तो ऐसा शेप प्राप्त हो रहा है। मैं आपको वक्रता त्रिज्या पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए पहले गोले को बता रहा हूँ। अब देखिए क्या करते हैं, आप देख रहे हैं जब इस वाले शेप को यहाँ रखा गया तो उसका वक्रता त्रिज्या कहाँ से घुमा जाएगा, उसके बाएं से जाता है। कहाँ से जाता है, उसके बाएं से। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसका बायां सिरा है और ये इसका दाहिना सिरा है। ठीक है, देखिए ये इसका क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया। अब इसका वक्रता त्रिज्या यदि आपसे खींचने के लिए कहा जाए, देखिए पूरा मिटा दे रहा हूँ, यह दर्पण क्या कर दिया गया, खींच दिया गया। यह दर्पण क्या किया गया, खींच दिया गया। आप बताइए कि इसका वक्रता त्रिज्या किस तरफ होगा। यह एक गोला था, गोले को काटा गया। देखिए यह इसका क्या था, दर्पण से, दर्पण के केंद्र से परिधि पर मिलाने वाली जो रेखा होती है वही उसकी क्या कहलाती है, त्रिज्या, अर्थात वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अर्थात इसका वक्रता त्रिज्या, इसको उठाकर हम यहाँ रख दिए। देखिए तो इसका वक्रता त्रिज्या हम देख रहे हैं कि जो इसका वक्रता त्रिज्या अर्थात अवतल दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या है वह दर्पण के किधर है, बाएं है। दर्पण के किधर है, बाएं है। जबकि
उत्तल दर्पण का, अब देखिए इसको हम मिटा रहे हैं, आप देखेंगे कि अब इस केंद्र से इसकी परिधि पर मिलाने वाली जो रेखा होगी वह भी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अब आप देख रहे हैं कि इसके लिए अर्थात उत्तल दर्पण के लिए इसका वक्रता त्रिज्या इसकी किधर है, दाहिने तरफ है, इसके किधर है, दाहिने तरफ है। ठीक है, अब इसका ये मध्य बिंदु हो जाएगा पी, पी फॉर पोल, पोल मतलब क्या, उस दर्पण का मध्य बिंदु को ही क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव हम कहते हैं। इतनी बात हमने पिछले वीडियो में किया था। अब देखिए, तो आप कहेंगे वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, आप कहेंगे दर्पण के केंद्र से, क्योंकि आप जानते हैं जो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होते हैं वह गोलीय दर्पण के क्या होते हैं, भाग होते हैं। तो एक खोखले गोले के भाग हैं, अर्थात वह गोला रहेगा और गोले में क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो आप कहेंगे दर्पण के केंद्र से दर्पण की परिधि, अर्थात दर्पण के केंद्र से दर्पण के ध्रुव पर मिलने वाली जो रेखा होती है वही उसकी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है, अर्थात रेडियस कहलाती है। अर्थात यह इसका केंद्र हो गया, केंद्र। अब केंद्र से ध्रुव के मध्य, केंद्र से ध्रुव तक जो मिलाने वाली रेखा होती है वही उसका क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और वक्रता त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं। आर से क्या मतलब होता है, आर फॉर रेडियस। अब आप कहेंगे वक्रता त्रिज्या है तो कर्व रेडियस होना चाहिए, तो यहाँ हम सी को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, सिर्फ त्रिज्या की ही इंग्लिश लिखते हैं रेडियस, और रेडियस का पहला लेटर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, आर। तो वक्रता त्रिज्या को प्रदर्शित किया जाता है आर से। अब देखिए यहाँ पर भी इसका भी केंद्र है, इसके केंद्र से ध्रुव पर मिलाने वाली जो रेखा होगी वह भी क्या कहलाएगी, उसकी रेडियस कहलाएगी, अर्थात वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो आप वक्रता त्रिज्या की परिभाषा आसानी से बता सकते हैं कि दर्पण के केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक मिलाने वाली जो रेखा होती है वही उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, इसके पश्चात देखिए, अब वक्रता त्रिज्या आपके माइंड में अगर सेट हो गया हो तब हम आपको बताते हैं। देखिए क्या करेंगे, अब देखिए दर्पण से प्रतिबिंब बनाना है तो वस्तु को हमेशा कहाँ रखेंगे, बाएं रखेंगे। वस्तु को कहाँ रखेंगे, हमें बाएं रखेंगे। इससे जो चलने वाली प्रकाश की किरणें होती हैं, मान लीजिए यह बालक या जो बालक बना हुआ है इसे दर्पण से क्या करना है, अपने प्रतिबिंब का परावर्तन कराना है। तो इससे चलने वाली प्रकाश की किरणें आप ऐसे परिभाषा देंगे, देखिए जब वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकरा के, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकरा के इस यानी केंद्र से पोल के मध्य जो मिलाने वाली जो रेखा है उसके जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम उसका क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। एक परिभाषा हमने आपको और बताया था, मुख्य अक्ष। एक परिभाषा हमने आपको और बताया था पिछले वाले वीडियो में, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष मैंने क्या बताया था दोस्तों, कि दर्पण के केंद्र तथा ध्रुव से जाने वाली जो रेखा होती है उसे क्या कहते हैं, उसका मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर से सुनिए, दर्पण के केंद्र और दर्पण के ध्रुव से सीधी जाने वाली रेखा को उस दर्पण का मुख्य अक्ष कहा जाता है। यह हमने आपको बताया था। अब हम बता रहे हैं फोकस की परिभाषा, फोकस की या फोकस दूरी की परिभाषा। तो आप कहेंगे जब प्रकाश की कोई किरण, जब वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की कोई किरण दर्पण से टकराती है तो टकराने के पश्चात इस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को ही उस दर्पण का क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तथा उस फोकस से दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, हम फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ पर हमने आपको 3 डिफिनीशन समझाया, पहला वक्रता त्रिज्या, दूसरा फोकस और तीसरी फोकस दूरी। फिर से सुनिए, जब वस्तु से चलने वाली प्रकाश की कोई किरण दर्पण से टकराती है, टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस दर्पण का फोकस कहते हैं। फोकस को देखिए, फोकस दोस्तों ऐसे लिखा जाएगा FOCUS।
अब इसके यफ अर्थात इसके पहले लेटर यफ से ही फोकस को प्रदर्शित किया जाता है। फोकस समझ में आया? उस दर्पण के फोकस बिंदु से लेकर के दर्पण के ध्रुव के मध्य की दूरी को ही उस दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। एक चीज और सुनिए, तो जितना चीज मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ वही सेम चीज कहाँ है? उत्तल दर्पण में। थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों, और वह है क्या? उसके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब में, उसका उपयोग में, उसके जो उपयोग है और उसके द्वारा जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा उसमें अंतर है। बाकी सेम चीजें, जो ध्रुव उसका होगा वही ध्रुव इसका है, जो फोकस दूरी उसकी होगी वही फोकस दूरी इसकी होगी, अर्थात डिफिनीशन दोस्तों क्या है? सेम है। अब देखिए, हमने आपको बताया फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या और फोकस। एक चीज और सुनिए, जिस भी दर्पण का वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी दर्पण के बाएं तरफ होगी, जिस भी दर्पण के वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी दर्पण के बाएं तरफ होगी, वह हमेशा निगेटिव होगी। क्या ली जाएगी? निगेटिव ली जाएगी, ठीक है। और जिस भी दर्पण की वक्रता, त्रिज्या, फोकस दूरी दर्पण के दाहिने तरफ होगी, वह हमेशा क्या ली जाएगी? पॉजिटिव ली जाएगी। इसी में हम ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं कि किस दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता, त्रिज्या निगेटिव ली जाएगी और किस दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता, त्रिज्या पॉजिटिव ली जाएगी। तो आप दाएं और बाएं से अनुमान लगा सकते हैं। कभी भी जब दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता, त्रिज्या दर्पण के बाएं होगा तो क्या लिया जाएगा? निगेटिव। और जब इसके कहाँ होगा? राइट साइड अर्थात दाएं होगा तो हमेशा क्या लिया जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए, आप निगेटिव और पॉजिटिव से कैसे तात्पर्य लगा सकते हैं? यहाँ पर राइट, और राइट माने क्या होता है? सही, और सही से संदर्भ हमेशा क्या निकालते हैं? पॉजिटिव से निकालते हैं, ठीक है। कभी उसका महत्व जो है, मीनिंग जो होता है, निगेटिव से हम नहीं निकालते हैं, क्योंकि यह दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी दर्पण के राइट साइड रहेगी, तो उसके जो चिन्ह लिए जाएंगे राइट लिए जाएंगे। राइट का मतलब क्या है? अर्थात पॉजिटिव लिए जाएंगे। एक संबंध और जानिए इसको। अब देखिए, क्योंकि चित्र हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, अच्छा यहीं पर समझा देते हैं। देखिए, फोकस दूरी और वक्रता, त्रिज्या में संबंध पूछा जाता है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता, त्रिज्या कहते हैं, जबकि इस बिंदु से लेकर के पोल तक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? हम फोकस दूरी कहते हैं। आप जानिए, जो फोकस दूरी होती है वह हमेशा वक्रता, त्रिज्या के दूरी की क्या होती है? आधी होती है। देखिए, यह दूरी इतनी बड़ी है जबकि यह दूरी इसकी आधी है। आप कह सकते हैं कि जो फोकस दूरी होती है किसी भी दर्पण का, वह वस्तु के उस दर्पण के वक्रता, त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। अर्थात आप क्या कहेंगे? अर्थात यफ बराबर क्या होगा? r/2। r/2। अब यफ कहेंगे, यफ क्या है? यफ उस दर्पण की फोकस दूरी है, जबकि r उसी दर्पण की क्या है? वक्रता, त्रिज्या है। तो जब दर्पण के त्रिज्या में आप 2 से भाग देते हैं तो उस दर्पण की हमें क्या प्राप्त हो जाती है? फोकस दूरी प्राप्त हो जाती है। घुमाया कैसे जाता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन? हमने आपको बताया कि दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता, त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। देखिए, आधी है, आधी का मतलब 1/2। अगर इस तरीके से कहा जाएगा, आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो दर्पण का वक्रता, त्रिज्या होता है वह फोकस दूरी की दोगुनी होती है। अर्थात जब 2 बार फोकस को जोड़ेंगे तभी आपको उस दर्पण की क्या मिलेगी? वक्रता, त्रिज्या मिलेगी। तो दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता, त्रिज्या आपको समझ में आया होगा। अब बताइए, अगर हम बात करते हैं अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता, त्रिज्या निगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी? तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि जो अवतल दर्पण होता है इसका वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी दर्पण के कहाँ होती है? बाएं होती है। इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी को माइनस और इसके रेडियस को भी किस में लिया जाता है? माइनस में लिया जाता है। समझ में आया? और उत्तल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या, फोकस दूरी कहाँ होती है? दर्पण के दाहिने तरफ होती है।
इसलिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और इसकी वक्रता त्रिज्या को हमेशा क्या लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है, अर्थात धनात्मक लिया जाता है। समझ में आपको आया होगा। अब देखिए, इसी से इसकी क्षमता पूछ ली जाती है, पूछ लिया जाता है कि उस दर्पण की क्षमता कितनी है। कोई दर्पण दिया रहेगा, आपको उसकी फोकस दूरी दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा कि उस दर्पण की क्षमता कितनी है, कितनी क्षमता से वह प्रतिबिंब को क्या कर सकती है, बना सकती है। तो आप बताएंगे कि जो दर्पण की जो क्षमता होती है, दर्पण की जो क्षमता होती है वह फोकस दूरी की क्या होती है, उल्टी होती है, अर्थात 1/फोकस दूरी, 1/फोकस दूरी। अर्थात आप क्या कहेंगे कि दर्पण की क्षमता और दर्पण की फोकस दूरी में कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। अर्थात फोकस दूरी बढ़ेगी तो दर्पण की क्षमता घट जाएगी, और दर्पण की क्षमता बढ़ेगी तो दर्पण की फोकस दूरी घट जाएगी। अब देखिए, क्षमता का मतलब क्या होता है दोस्तों, पावर। क्षमता का मतलब क्या होता है, पावर। पावर का मतलब शक्ति। आप इस फिजिक्स वाले पोर्शन में एक चैप्टर भी है, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, पढ़ाया जाएगा आपको। क्षमता का मतलब क्या होता है, पावर। और क्षमता को, दर्पण की क्षमता को प्रदर्शित आप किससे करेंगे, P से, क्योंकि P फॉर क्या होता है, पावर। तो P बराबर होता है दोस्तों 1/f। 1/f का मतलब क्या होता है, दर्पण की जो क्षमता होती है वह फोकस दूरी की क्या होती है, उल्टी होती है। ठीक है। अब एक चीज और बताइए, अगर किसी भी दर्पण की क्षमता दे दिया गया है और उसकी प्रकृति पूछ ले, प्रकृति का मतलब पूछ ले इस दर्पण की जो क्षमता होगी निगेटिव होगी कि क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो आप क्या बताएंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं फोकस दूरी का, वक्रता त्रिज्या का और किसका, अगर आपको फोकस दूरी दिया गया हो तो वक्रता त्रिज्या निकाल सकते हैं, वक्रता त्रिज्या दिया गया तो फोकस दूरी निकाल सकते हैं, और यदि आपको फोकस दूरी पता चल जाएगी तो उसकी क्षमता आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, यदि किसी भी दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होगी तो आप निश्चित ही कह सकते हैं कि उसकी क्षमता भी क्या होगी, ऋणात्मक ही होती है। अर्थात यहाँ से 3 बिंदु आपको निकल कर आते हैं, क्या कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या तथा उसकी क्षमता तीनों आपस में क्या होती हैं, निगेटिव होती हैं। जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या और क्षमता क्या होती हैं, धनात्मक अर्थात पॉजिटिव होती हैं। ठीक है। इसे क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाते हैं, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जितने भी कॉन्सेप्ट अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से थे हमने आपको समझाया है। चलिए इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर पढ़ते हैं दर्पण के उपयोग। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, देखिए आपसे सीधे पूछ लिया जाएगा, ऐसे दिया जाएगा क्वेश्चन दिया जाएगा, यदि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 5 मीटर हो तो उस दर्पण की ठीक है, डॉट लगा दिया। पहला क्वेश्चन आपको क्या बताना, पहला आंसर आपको क्या बताना है, उसकी आप क्या बताइए, फोकस दूरी बताइए। दूसरा क्वेश्चन ये दोस्तों, पहला फोकस दूरी बताइए, दूसरी उसकी क्या बताइए, क्षमता बताइए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, दर्पण का नाम बताइए, वह कौन सा दर्पण है, दर्पण का नाम बताइए। चारवां क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, उसकी प्रकृति बताइए। प्रकृति से तात्पर्य क्या है, यह बताइए कि वह धनात्मक है या ऋणात्मक है, आप बताइए। तो आप देख रहे हैं क्या कहा गया, यदि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या किसका मान दिया दोस्तों, अर्थात आर का मान दिया, आर फॉर रेडियस कितना दिया गया है, 5 मीटर। यदि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 5 मीटर है, तो उस दर्पण की यह 4 बिंदु हमको बताने हैं कि वह दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, क्षमता क्या होगी, दर्पण का नाम क्या होगा और दर्पण की प्रकृति क्या होगी। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को अब मिटा रहे हैं, चलिए यहाँ पर बताते हैं, मिटाना ही पड़ेगा। आर का मान कितना दिया गया है, यानी उस दर्पण के आर का मान कितना दिया गया है, 5 मीटर। कितना दिया गया है, 5 मीटर। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, इसकी क्या निकालते हैं, फोकस दूरी निकालते हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, फोकस दूरी पूछा गया है। हमने आपको बताया था
कि जो फोकस दूरी होती है, याद करिए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो फोकस दूरी होती है अगर उसके वक्रता त्रिज्या को आधा आधा कर दिया जाए तो जो आधा भाग प्राप्त होगा वही क्या कहलाएगी, उस दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। देखिए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब जहां r का मान रखा गया दोस्तों वहां आप क्या रख दीजिए, 5 रख दीजिए, क्योंकि r का मान हमें क्वेश्चन में दिया गया है। कितना दिया गया है, 5 मीटर। ठीक है, या दिया गया है, दिया गया कितना, 5 मीटर। अब इस 5 में आप क्या करिए, 2 से भाग दीजिए। तो 5 में जब 2 से आप भाग देते रहें तो आप जानते हैं कितना आपको प्राप्त होगा, 2.5 मीटर। अब कहेंगे मीटर कहाँ से आया, क्योंकि इसकी दूरी जो वक्रता त्रिज्या दिया गया था वह कितना दिया गया था, 5 मीटर दिया गया था। तो 5 का आधा कितना होता है दोस्तों, 2.5 अर्थात 2.5 मीटर। पहले प्रश्न का उत्तर आपको प्राप्त हो गया कि उस दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी, 2.5 मीटर होगी। अब बात आती है किसकी, दर्पण की क्षमता की। अब क्षमता किसे कहते हैं, देखिए हमने आपको बताया क्षमता अर्थात P जो होती है वह उस दर्पण के फोकस दूरी की क्या होती है, उल्टी होती है। उल्टी का मतलब क्या होती है, विपरीत होती है। अब देखिए निकालते हैं 1/, अब यब के स्थान पे क्या लिख देंगे हम, 2.5। क्यों रखेंगे 2.5, क्योंकि अभी हम r से यप का मान निकालें कि, और यप का मान कितना प्राप्त हुआ, 2.5 प्राप्त हुआ। अब देखिए 1/2.5 है। पहले दशमलव को आप खत्म करेंगे। देखिए 1/, जब नीचे के दशमलव को हम खत्म करते हैं तो जितने अंक पर दशमलव होता है, देखिए 1 अंक पर दशमलव है तो ऊपर क्या करते हैं, 1 0 बढ़ा देते हैं। आपको समझ में आया। अब देखिए 10 में हमें भाग देना किससे, 25 से। 25 से क्या करना, हमें भाग देना है। अब देखिए आप देख रहे हैं कि जिससे भाग दिया जा रहा है वह संख्या बड़ी है उससे जिसमें भाग दिया जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, हम दशमलव लगाते हैं। क्या लगाते हैं, दशमलव लगाते हैं। तो 1 0 यहाँ पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अर्थात 100 हो गया। अब 25 से 100 में भाग दिया जा सकता है। और आप यह जानते हैं कि 25 का पहाड़ा जब हम 4 बार पढ़ते हैं तो 100 ही प्राप्त होता है, क्योंकि 25 1 25, 25 दूनी 50, 25 3 75 और 25 चौका कितना होता है दोस्तों, 100 होता है। जब इसमें से घटाते हैं तो यह पूरा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अर्थात जब हम 10 में 25 से भाग देते हैं तो हमें उत्तर 0.4 प्राप्त होता है। लेकिन मीटर अब नहीं लिखेंगे, अब आप मीटर नहीं लिखेंगे। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर में हो सकती है, परंतु जो दर्पण की क्षमता होती है उसको मापने के लिए हमेशा डायोप्टर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, डायोप्टर का। तो आपसे कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में कि दर्पण की जो क्या होती है, क्षमता होती है, उसकी इकाई क्या होती है, अर्थात उसे मापा किस में जाता है। तो आप आंसर देंगे किसमें, डायोप्टर में। किसमें देंगे, डायोप्टर में। आपको 2 आंसर मिला, फोकस दूरी मिल गई और क्या मिल गया, उसकी क्षमता मिल गई। आप दर्पण का नाम बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं, आप देख रहे हैं जब आपको प्रश्न दिया गया था यदि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 5 मीटर है। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर इसके साथ माइनस लगा होता तब वह किसकी वक्रता त्रिज्या होती, अवतल दर्पण की। मैंने आपको बताया था कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या हमेशा क्या ली जाती है, निगेटिव ली जाती है। अर्थात हमें प्रश्न में पहले से ही निगेटिव नहीं दिया गया है, पहले से ही क्या दिया गया है, पॉजिटिव दिया गया है। अर्थात यह जो वक्रता त्रिज्या थी वह किस दर्पण का था, उत्तल दर्पण का था। क्यों था, आपको समझ में आ रहा ना, क्योंकि इसके साथ देखिए प्लस नहीं लगा लेकिन प्लस छिपा हुआ है। और किस दर्पण की वक्रता त्रिज्या प्लस होती है, तो आप बताएंगे किसकी, उत्तल दर्पण की। अगर आप अच्छे से देखे होंगे वीडियो को तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। हमेशा उत्तल दर्पण की ही फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, धनात्मक होती है। और हमें धनात्मक दिया गया है, अर्थात धनात्मक देने के कारण ही उस दर्पण का नाम, अर्थात जिस दर्पण की वह वक्रता त्रिज्या दी गई थी वह दर्पण कौन सा था, उत्तल दर्पण था। कौन सा दर्पण था, उत्तल दर्पण था। अब आप बताइए
जब दर्पण उत्तल है तो उसका हर एक चीज क्या होता है, अर्थात फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या और उसकी क्षमता हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। क्या होती है, धनात्मक होती है। तो इस तरीके से हमने एक ही प्रश्न को लेकर के आपको चारों प्रकार के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं समझाया। इसी तरीके से आपको पेपर में किसी तरीके से पूछ सकता है। देखिए और पेपर में किस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, आपसे सिर्फ दर्पण दे दिया जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन ग्राफिकली पूछ लिया जाता है, आपसे सिर्फ ऐसे दर्पण बना देगा और पूछ लेगा, क्वेश्चन में कर देगा क्वेश्चन कौन दर्पण है, कौन सा दर्पण है, कौन सा दर्पण है, कौन सा दर्पण है। ठीक, ऑप्शन 1 में दे देगा उत्तल, 2 में दे देगा अवतल और तीसरे में दे देगा समतल और 4वें में दे देगा नाट। नाट का मतलब क्या होता है दोस्तों, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपसे प्रश्न दे दिया गया, ऐसे दर्पण खींच दिया गया और पूछ लिया जाएगा कौन सा दर्पण है, तो आप इतने सक्षम हैं कि आप बता सकते हैं। क्योंकि हमने आपको बताया था कि हमेशा वस्तु को, किसी भी दर्पण से जो वस्तु का प्रतिबिंब बनाना होता है तो वस्तु को हमेशा कहाँ रखते हैं, बाएं रखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जब वस्तु हो जाएगा तो कलई हमेशा कहाँ करेंगे, दाहिने सिरे पर करेंगे। कहाँ करेंगे, दाहिने सिरे पर करेंगे। अर्थात दबे हुए सतह पर हमारी कलई हो रही है, जबकि उभरे हुए सतह से क्या हो रही है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। इसलिए दिया गया दर्पण कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण है।